लोग ज्यादा गरीब हुए हैं पिछले 7 साल में। गरीबी में जो हिंदुस्तान जी रहा है, ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कंपनियों के लिए है। और कोई मुझसे पूछता है कि राजीव भाई, अगर आप जैसे विचार का आदमी ग्लोबलाइजेशन करे तो क्या चीज ध्यान में रखेगा? अगर मेरे जैसे आदमी को ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे हिंदुस्तान के गरीब दिखाई देंगे और न्यूक्लियस में वो रहेंगे, ना कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां। अगर हमको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे? हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूंजी के नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर्स विदेशी कंपनियों के नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिंदुस्तान के 40 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग। ग्लोबलाइजेशन से तो आपने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर 50 पैसे किलो वाला नमक अब 8 रुपए किलो में बिक रहा है। करोड़ों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है। आप जिस वर्ग से आते हैं, आप शायद तुअर की दाल खा सकते हैं, बासमती चावल खा सकते हैं, 2 सब्जियां खा सकते हैं। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोटी को मिर्ची के साथ मिलाकर खाते हैं। और उन 40 करोड़ लोगों में जिनके पास ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं है, उनको अगर आप 8 रुपए किलो का नमक बेच रहे हैं तो आप ये कर क्या रहे हैं? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है इस देश का। लेकिन मेरे देश में आजादी के 50 साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ नहीं कर रहा है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, तो आपके लिए नमक 8 रुपए किलो का बिके या 50 रुपए किलो का, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ उन लोगों की है जो 40 करोड़ की संख्या में है और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। तकलीफ उनकी है। और कभी उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए और पूरे प्लान को देखिए, तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से, जब से 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में हो गया है। और बहुत ही बर्बरता पूर्वक पूरे देश में सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि कहीं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए, माने हर जगह वो 8 रुपए किलो वाला ही नमक बिकना चाहिए। और आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि आयोडीन हर नमक में होता है, कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता, क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से। नमक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, कोई मशीन नहीं लगती। दरिया का पानी है, सूरज की रोशनी है, और दरिया के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है विज्ञान की जानकारी के अनुसार। ब्रोमीन भी बहुत होती है दरिया के पानी में। तो दरिया के पानी में मैक्सिमम आयोडीन है और दरिया के पानी से बनने वाले नमक में भी आयोडीन है। और हमको नॉर्मली एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है बस। साधारण आदमी को, साधारण बुद्धि वाले आदमी को इस देश में एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। और जो साधारण नमक हम खाते हैं उसमें एक दिन में हम कम से कम 175 माइक्रोग्राम आयोडीन खा जाते, माने जितने की जरूरत है उससे भी 50 माइक्रोग्राम ज्यादा आयोडीन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस देश में आयोडीन की कमी कहां है? यह तो सबसे बड़ा झूठ है जो इस देश में बोला जा रहा है आजादी के 50 साल। और यह झूठ कब से बोला जा रहा है? यह झूठ तब से बोला जा रहा है जब इस देश में आजादी के 50 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया है। तब से यह झूठ बोला जा रहा है। और उस परदेशी कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा। असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर। उसने नमक बेचना शुरू किया है अन्नपूर्णा के नाम से। तो जब से हिंदुस्तान लीवर को इस देश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है, तब से इस देश में ये आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने। और मैं आरोप लगाता हूं इस देश के बड़े बड़े सेक्रेटरीज इस घोटाले में शामिल हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को यह डर पैदा कर दिया कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया एक एमपी के माध्यम से कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां हैं, जैसे घेंगा सबसे ज्यादा, उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में, तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं उसमें 0.3% मरीज घेंगा के हैं। और वो भी कहां है? भारत के पर्वतीय इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं। और पर्वतीय इलाकों में कितनी आबादी रहती है इस देश की? मुश्किल से कुल आबादी का 5%।
तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी है, तो पर्वतीय इलाकों में कमी है, सामान्य इलाकों में आयोडीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन पूरे देश में यह नाटक इस देश में चला, और यह नाटक करने के पीछे एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि एक परदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना था, इसलिए उसने 50 पैसे किलो वाले नमक को 8 रुपए किलो में बिकवाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के धोखे के साथ। और कैसे लूट रहे हैं आपको? आजादी के 50 साल में इस देश में क्या चल रहा है? आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो 1 किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 25 पैसा। तो 25 पैसे में 1 किलो नमक बन जाता है, और उस नमक में आयोडीन इंट्रोड्यूस करनी पड़े 1 किलो नमक में, तो कुल खर्चा होता है और 25 पैसा, माने 50 पैसे में 1 किलो नमक आयोडीन युक्त। अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 50 पैसे में 1 किलो बन जाता है। तो भारत सरकार के कुछ टैक्स वैक्स होंगे, कुछ खर्चे होंगे, हालांकि मैं मानता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकारें हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है, तो कुछ टैक्स वैक्स मान लीजिए आप, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लीजिए, तो 50 पैसे किलो वाले नमक में आमदनी भी मिला के, इनकम भी मिला के 1 रुपए किलो में बिक जाना चाहिए, लेकिन वो बिक रहा है 8 रुपए किलो। और औसतन 1 किलो नमक पर जो मुनाफा है वो 6.5 रुपए के आसपास का है। और सारे देश में कितना नमक बिक रहा है इस समय? भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं 40 लाख टन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है इस समय। तो 40 लाख टन नमक अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है और 1 किलो नमक 8 रुपए में है और 1 किलो नमक पर 6.5 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप जान लीजिए आपकी जेब से 2400 करोड़ रुपए एक साल में लूटे जा रहे हैं आयोडीन के नाम पर। और आजादी के 50 साल में अगर इसी देश की सरकारें देश के गरीब लोगों के खीसे में से 2400 करोड़ रुपए निकाल रही हैं, तो इन सरकारों को हम क्या कहें? मैं कभी कभी जब बहुत गुस्सा होता हूं और दुखी होता हूं तो मैं कहता हूं कि नाथूराम गॉडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी, और इन लोगों ने तो गांधी के विचार को मार दिया है। ये तो नाथूराम गॉडसे से बड़े हत्यारे हैं इस देश में। क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर होता है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। विचार महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदमी का, और नमक सत्याग्रह इस देश में एक विचार था, क्रांति का एक प्रतीक था, हिला दिया था उस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को। और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, वो गांधी जी के दिल की तकलीफ थी, हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर। और आज उसी देश में जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो, उनको 8 रुपए किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले, बाकी कुछ मिले या ना मिले, और उन गरीबों को इस देश में 35 रुपए किलो का कांदा खरीदना पड़े, ये आजादी के 50 साल में इस देश की तकलीफ है। 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए में खाएं, 2000% मुनाफा। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए में खाएं, इतनी लूट है। और हमारी हिम्मत ही नहीं है सरकार से पूछने की कि 15 पैसे किलो का नमक इतना महंगा क्यों मिलना चाहिए। तो वो आपको उल्लू बनाएंगे, वो कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है। आयोडीन कोई ऐसी महंगी चीज है क्या? बहुत ही सस्ती है, मुफ्त की है, फोकट की है, भगवान की दी हुई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे का आता है। तो फिर इतना महंगा क्यों? ये महंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिए सरकार ने। जो नमक के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में सत्याग्रह किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे, उस महात्मा गांधी के देश में अब विदेशी नमक बिक रहा है, लुट रहे हैं हम। और ये नमक हमको पता नहीं क्या बनाएगा, हमें नहीं मालूम। सब आयोडीन युक्त नमक खा के कल नपुंसक हो जाए तो कुछ पता है। क्योंकि दुनिया में आपको गंभीर बात कर रहा हूं, 56 दुनिया के देशों ने आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। आपने बिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, स्वीडन में नहीं, उन देशों में आयोडीन युक्त नमक नहीं बिक रहा, यहीं बेचा जा रहा और जबरदस्ती सबको खिलाया जाए। एक बार डेनमार्क की एक वेबसाइट मुझे मिली, वहां की सरकार की, मैंने उनको एक सवाल डाला, उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन युक्त नमक बिकता? उन्होंने कहा नहीं बिकता। क्यों? उन्होंने कहा 1956 में हमने बैन कर दिया। क्यों? तो उन्होंने कहा हमने शुरू में आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से 1956, डेनमार्क में अधिकांश लोग नपुंसक हो गए, जनसंख्या इतनी कम हो गई कि उस देश के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद कराओ, तो बंद कर दिया। अब वो यहाँ पे चालू कर दिया। आप सब खा रहे हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लुट भी रहे हैं, अपने शरीर की भी बर्बादी। हम अक्सर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें नमक तो है ही, लेकिन उसके साथ हम दही भी ले रहे हैं या दूध भी ले रहे हैं। इसमें सावधानी रखिए,
आज जो नमक हम खा रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ, ये नमक है समुद्र के पानी से बना हुआ। ज्यादा से ज्यादा नमक जो हमें आज खाने को मिल रहा है सामान्य रूप से, वो समुद्र के पानी से बना हुआ नमक है। आयुर्वेद में ये नमक सबसे घटिया माना जाता है। क्वालिटी में सबसे खराब नमक अगर कोई होता है तो वो यही नमक है जिसको हम समुद्र के पानी से बना हुआ नमक कहते हैं। और सबसे अच्छा नमक जो माना जाता है वो भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ या प्रकृति का बनाया हुआ नमक है, जिसको हम सब सेंधा नमक कहते हैं या काला नमक। सेंधा नमक और काला नमक आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। पहाड़ बनते हैं नमक के, जैसे पत्थर के पहाड़ बनते हैं वैसे नमक के पहाड़। तो प्रकृति की क्रिया में जो बन रही है चीज, उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो सारा कुछ सम्मिलन है दुनिया में एकदम परफेक्ट है, उसमें गलती होने का चांस है। आदमी जो बनाता है ये सारी फसाद की जड़ हाँ। आदमी ने सोचा तो ये है कि मैं बहुत अक्ल वाला हो गया, 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, मैंने इतना विज्ञान सीख लिया, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी सीख ली, लेकिन वो प्रकृति को एक रंच मात्र अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया। भले बहुत टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत विज्ञान आ गया, प्रकृति की बनाई हुई चीज की जो गुणवत्ता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। अब मैं नमक का ही आपको कंपेरिजन करके बताता हूँ। प्रकृति का बनाया हुआ ये जो सेंधा नमक है या काला नमक है, ये आपके शरीर को 94 तरीके के पोषण देता है। 94। मैं आपको और सरल तरीके से समझाऊं। कोई चीज आपने खाई और मैंने आपको कहा या आपने जान लिया कि मुझे इसको खाने से कैल्शियम मिला, ये कैल्शियम एक तरह का पोषण है। कोई चीज आपने खाई, जैसे अनार का रस पिया, इससे आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा, आयरन बढ़ा, तो ये एक तरह का पोषण है, एक ही तरह का। कैल्शियम बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, आयरन बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, फास्फोरस बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, एक एक तरह का पोषण है। सेंधा नमक ऐसे 94 पोषण देता है। एक एक तरह की बात किया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। सेंधा नमक में ऐसे 94 पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है काला नमक। अब ये दोनों प्रकृति के बनाए हुए हैं, पहाड़ में से आते हैं, आप सभी जानते हैं, नमक के पहाड़ होते हैं जैसे पत्थर के पहाड़। तो पहाड़ वाला जो नमक है, पत्थर वाला जो नमक है, ये 94 तरह के पोषण देता है। और समुद्र के पानी वाला जो नमक है, ये 3 तरह के पोषण देता है। अब आप देखिए, 3 तरह के पोषण देने वाला नमक, 94 तरह के पोषण देने वाला नमक, दोनों में से किसकी क्वालिटी? 94 पोषण जो दे रहा, सीधी सी बात है। तो आप नमक खा सकते हैं जो प्रकृति का बनाया हुआ है, वो सेंधा और काला, मतलब आज से सेंधा और काला नमक खाइए। अब मैं आयुर्वेद की एक जानकारी आपको देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। आयुर्वेद में ये कहा गया, अष्टांग हृदय में भी ये है कि जैसे ही दूध के साथ नमक लेना शुरू करें या दही के साथ नमक लेना शुरू करें, तो ये जो नमक मैंने बोला समुद्र के पानी का, ये पूरी तरह से वर्जित है। दूध के साथ भी नहीं ले सकते, दही के साथ भी नहीं ले सकते। जैसे ही नमक बदलते हैं आप दूध और दही के साथ, तो सेंधा नमक और काला नमक जरूर ले सकते हैं। इतना अंतर आ जाता है। अभी अगर समुद्र के पानी के बने हुए नमक के साथ दूध पिएंगे, 20 बीमारियां आपको आएंगी। समुद्र के पानी के नमक के साथ अगर आप दही खाएंगे, 20 बीमारियों में फंस जाएंगे। लेकिन वही दही और दूध सेंधा नमक के साथ और काले नमक के साथ खाएंगे, जीवन भर आप निरोगी रहेंगे। इतना अंतर है। अब आप इसको अप्स डाउन में देख सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर कहा जाता है इसको। एक इस तरफ है, एक इस तरफ। वही नमक जो समुद्र के पानी से आया तकलीफ दे रहा है,
और वही नमक जो भगवान का बनाया हुआ है वो आपके लिए अमृत तुल्य है। तो ये जो नियम मैंने विरोधी वस्तुओं का बताया, तो इसमें अगर आप दही नमक खाना चाहते हैं तो दही में सेंधा नमक ही या काला नमक ही होना चाहिए, और दूध के साथ नमक की कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो वो सेंधा नमक और काले नमक वाली ही होनी चाहिए। ये समुद्र के पानी के नमक की वस्तु दही के साथ नहीं ले सकते। मैंने एक बार प्रयोग करके देखा, दही लिया, दही को लेंस से आप देखो तो उसमें बहुत तरह के जीवाणु हैं, बहुत तरह के बैक्टीरिया, और वो शरीर के लिए अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। अगर वो जाते हैं शरीर में तो बहुत सारी शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं। अब जैसे ही दही में आप देखेंगे बहुत सारे जीवाणु हैं, उस दही में ये समुद्र के पानी का बनाया हुआ नमक एक चुटकी डाल दीजिए, 1 मिनट में सब जीवाणु मर जाते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों 1 मिनट में मर जाते हैं। अब आपने दही ले लिया और उसमें समुद्र के पानी का नमक मिला दिया, जीवाणु मर गए, तो एक तो जीव हिंसा कर दिया आपने, पाप लगा उसका, जीव हिंसा कर दिया। और दूसरा, आपने वो दही खाया जिसमें समुद्र का नमक मिलाया हुआ है, वो शरीर के काम का नहीं, उपयोगी नहीं। उसी दही में मैंने फिर दूसरा प्रयोग करके देखा कि वही दही है, उसमें लाखों करोड़ों जीव राशि है, जीवाणु है, उसी में सेंधा नमक डाला, एक भी जीव नहीं मरा, एक भी जीव नहीं। माने जीव दया भी हो गई मेरी, जीव हिंसा में भी मुझे नहीं जाना पड़ा, पाप का भागी भी नहीं बनना पड़ा, और शरीर के लिए भी उपयोगी। तो माताएं बहनें इसको विशेष ध्यान से सुने कि दही में अगर रायता बना रही हैं तो नमक डालना हो तो काला ही नमक या सेंधा ही नमक डालना, ये समुद्र के पानी वाला नमक मत डालना। और मेरी तो एक छोटी सी विनती आप मान लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, घर में लाना ही नहीं, ये समुद्र के पानी का नमक लाना ही नहीं। ये समुद्र के पानी का नमक इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो ठीक है, औद्योगिक उसका उपयोग होता है। भारत में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें नमक लगता है, जैसे आइस इंडस्ट्री है ना, बर्फ बनाने वाले जितने कारखाने हैं सबको नमक चाहिए। ऐसे बहुत उद्योग हैं जिनमें नमक लगता है, तो उन उद्योगों के लिए रहने दो इसको, समुद्र वाले नमक को, जीवन में खान पान में इसको मतलब। और मैंने भारत का थोड़ा इतिहास पढ़ा है तो मैंने ये जाना और उसके दस्तावेज भी देखे हैं। 1930 के पहले तक, सन 1930 के पहले तक इस भारत में एक भी व्यक्ति समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था, एक भी व्यक्ति। खाने में नमक जो इस्तेमाल होता था वो सेंधा या काला। और राजस्थान के कुछ इलाकों में झीलें हैं, प्रकृति की बनाई हुई झीलें, जैसे सांभर, एक बड़ी झील का नाम है सांभर। सांभर झील का नमक भी भगवान का बनाया हुआ है, वो झील भी भगवान की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई है। वो झील मनुष्य ने नहीं बनाई, वो प्रकृति से बनी है। उस झील में से तैयार हुआ नमक भी प्राकृतिक नमक माना जाता है। तो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते रहे हैं सांभर झील का नमक, सेंधा नमक और काला नमक 1930 के पहले तक। 1930 में महात्मा गांधी ने जब से नमक सत्याग्रह किया, उसके बाद से ये समुद्र का नमक चलन में आया और लोगों ने उसको खाने में भी डाला। 1947 में क्या हुआ, दुर्भाग्य से हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। पाकिस्तान में 2 जिले हैं, एक का नाम लाहौर और एक का नाम कराची। उसके आसपास सारे पहाड़, ज्यादा से ज्यादा नमक के पहाड़। तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि पाकिस्तान से नमक आए तो हम खाएं, सेंधा नमक, काला नमक ज्यादा उसी इलाके में आया। बंटवारा कुछ इस तरह का हुआ कि नमक के पहाड़ उस तरफ चले गए। तो बहुत दिन तक ये नमक आता नहीं था पाकिस्तान से, तो लोगों की मजबूरी हो गई
क्योंकि बहुत दिन तक भारत और पाकिस्तान की ऐसी दुश्मनी रही है। आप जानते हैं आजादी मिलते ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था कश्मीर छीनने के लिए। तो वो दुश्मनी ऐसी थी उन दिनों में कि बहुत साल तक तो आ नहीं पाया, तो लोगों की मजबूरी हो गई कि भाई क्या करें। तो फिर लोगों ने ये मजबूरी में समुद्र का नमक खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समुद्र का नमक बनना बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियल यूज के साथ वो घर में भी आने लगा। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि उसी समय से ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ घुस गया। ये जो आजकल आपने सुना है ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर कब से आया। भारत के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर उस दिन से आया जिस दिन से हमने समुद्र के पानी का नमक खाया। वरना प्रकृति के बनाए हुए नमक का अगर हम इस्तेमाल करते रहे, आज भी करें, आगे भी करते रहे, तो मैं आपको पूरी विनम्रता से इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप निकल जाएगा। आप नमक बदल दीजिए। जो आप समुद्र के पानी का नमक ला रहे हैं इसको बदल दीजिए। सेंधा नमक लाना और काला नमक लाना शुरू कर दीजिए। आपका बीपी अपने आप कम हो जाएगा और बिल्कुल निकल जाएगा शरीर से बिना किसी दवा के। और आप जानते हैं कि आजकल हमारे जीवन में हाई ब्लड प्रेशर इतनी खतरनाक बीमारी की स्थिति में है कि ये शुरू हो जाए तो दुनिया जहान की कोई भी बीमारी आएगी। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर हाई हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ खून गाढ़ा होता जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ किडनी डैमेज कर देगा, ब्लड प्रेशर क्या नहीं कर देगा। ये सबसे खराब है, रूट कॉज में ब्लड प्रेशर है बहुत सारी बीमारियों का। ब्लड प्रेशर हाई हुआ डायबिटीज ला देगा, ब्लड प्रेशर हाई हुआ शुगर बढ़ा देगा, सब कुछ करेगा। ब्लड प्रेशर हुआ आंख आपकी खराब कर दे। ये भाई को आपने देखा ना जिसकी आंख खराब है, इसकी एक आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, यही तकलीफ है उसको। अगर दोनों आंख का प्रेशर एक साथ बढ़े तो इलाज करना बहुत आसान होता है दुनिया में। एक ही आंख का प्रेशर बढ़े और एक का कम हो तो वो इलाज ही नहीं कर सकता। इसलिए ये भाई जिसने आपसे कहानी सुनाई, ये हजारों लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर में अपना समय खराब करता रहा है। इसको एक सरल बात कोई बता देता जो आज इसको पता चलेगी। इसकी एक आंख का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, एक आंख का प्रेशर बिल्कुल कम था या नॉर्मल था, इसको किसी ने बता दिया होता कि नमक बदल दो, इसकी बीमारी यहां तक पहुंच गई। छोटा सा ज्ञान, नहीं होने का दुष्परिणाम और होने का फायदा। हमारे यहां सभी साधु संतों के मुंह से मैं ये सुनता रहता हूं, आप तो बार बार सुनते रहते हैं, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान में जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान में चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। मैं भी मानता हूं इसको। मैं गरीबी को दुख नहीं मानता, बेरोजगारी को दुख नहीं मानता। गरीबी बेरोजगारी तो आने जाने वाली चीजें हैं और शायद ये गरीबी बेरोजगारी तब तक है जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं है। जिस दिन मुझे कुछ ज्ञान मिला मैं मेरी गरीबी भी दूर कर सकता हूं, बेकारी भी दूर कर सकता हूं। इसलिए बीमारियां हमारे शरीर में है और उनका दुख है वो भी अज्ञान का ही कारण है। जैसे ही ज्ञान में आप जाएंगे आप खुद बीमारियां ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा ज्ञान कि हम नमक बदल दें तो जिंदगी में कितना बड़ा सुख, ये इस भाई को पता है जिसकी आंख इस स्थिति में आई है जो आपने देखी। नमक बदल देता है। साल भर पहले या 1.5 साल पहले जैसे ही इसकी आंख में प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ये पहले डॉक्टर के पास जहां गया वो इसको बता सकता था कि भाई तेरी एक आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, दूसरी आंख का कम है या बहुत कम है। अब तू क्या कर रहे हो, बस इतना करके नमक बदल दे। सरल बात,
साधारण बात। नमक बदलते ही प्रेशर नॉर्मल होगा, आंख इस स्थिति में पहुंचती। नहीं कहा, नहीं बताया, शायद जानबूझ के नहीं बताया या अनजाने में, दोनों ही बातें हो सकती। हो सकता है उस डॉक्टर को भी ज्ञान ना हो इस बात का, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको ज्ञान हो और जानबूझ के नहीं बताया। तो दोनों ही संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे ये बात को ज्यादा जोर देके कह रहा हूं कि एक छोटी सी जानकारी ना होने का कितना बड़ा दुख है और होने का कितना बड़ा सुख है। आपको आज ये जानकारी हो गई कि समुद्र के पानी के नमक से शरीर को सिर्फ 3 पोषक तत्व मिलते हैं। पहाड़ के नमक का, पत्थर के नमक का 94 पोषक तत्वों का भंडार है वो। तो आप तुरंत उसमें शिफ्ट कर जाइए, अपने घर का नमक बदल दीजिए। नमक बदलते ही आप अपने ऊपर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आप आ जाइए, सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए, काला नमक। जिस दिन खाना शुरू करें उस दिन बीपी नाप लीजिए। 2-3 महीने के बाद फिर नाप लीजिए, आपको लगेगा ये चमत्कार हो गया। सेंधा नमक खाने से या काला नमक खाने से एक दिन पहले आपका माइग्रेन, आपके शरीर में ये सब जितनी भी बीमारियां हैं उनको देख लीजिए ध्यान से और खाना शुरू करिए, फिर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं आपको। नमक शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आप जानते हैं, लेकिन सेंधा और काला ये समुद्र के पानी वाला नहीं। आपको और एक जानकारी दूं, शरीर में सेंधा और काले नमक से जो जो पोषकता मिलती है, इसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। शरीर में सेंधा और काला नमक से जो पोषकता मिलती है, उसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। शरीर में काला और सेंधा नमक मिलने से जो पोषकता मिलती है, उसी की कमी से ब्रेन हेमरेज भी होता है। मेरे गुरु जिनका नाम था श्री धर्मपाल, अभी वो स्वर्गवासी हैं, एक बार उनके शरीर में ऐसा हुआ, जो पोषकता मिलनी चाहिए थी नमक से, सेंधा और काला, वो कमी हुई, उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। उनकी आवाज चली गई, पूरी आवाज चली गई, वो कुछ बात ही नहीं कर सकते। और मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु का ऐसा हाल था। मैं क्या करूं? भयंकर अटैक था, बड़ा अटैक था पैरालिसिस का। हाथ पैर तो चले गए, आवाज भी चली गई, ब्रेन भी काफी इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। मैं उनको ले गया हॉस्पिटल में, एडमिट करवाया। हॉस्पिटल वालों ने हाथ उठा दिए, हमारे पास दवा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे गुरु के हाथ पांव बांध दिए। वो कहते हमारे इलाज का तरीका यही है, एलोपैथी जिसको हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके इलाज का तरीका कि पैरालिसिस पेशेंट का हाथ पैर हिलता रहता है ना, उसके कंट्रोल के बाद, तो उसको पकड़ने के लिए बांध दिए। अब मेरे गुरु छटपटाए, परेशान, तो मैं उनको हॉस्पिटल से ले आया और मेरे इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई। मेरे सहयोगियों ने बहुत आलोचना की, आप क्या कर रहे हैं, मार डालेंगे, ऐसा हो जाएगा, इतने बड़े हॉस्पिटल में से निकाल के आप उनको घर ला रहे हैं। मैंने कहा इनके पास इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर अपने मुंह से कह रहा है मेरे पास इलाज नहीं। राजी भाई आप तो जानते हो होम्योपैथी, आप तो जानते हो आयुर्वेद, आप तो क्यों नहीं करते? तो हम निकाल लाए उनको और मैंने कुछ नहीं किया। आपको जानकारी देना चाहता हूं और आज ये शायद मैं पब्लिकली बता रहा हूं, मेरे गुरु के लिए कुछ नहीं किया। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद इनके शरीर में नमक से मिलने वाली पोषकता की कमी है, इसके कारण ये अटैक आया हो। 99% केस में अटैक इसी कारण से आता भी है, तो शायद ऐसा हुआ हो। और मैंने ध्यान किया तो वो नमक वही खाते थे, समुद्र के पानी वाला। तो मैंने उनको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा चुनकर दी जो सेंधा नमक और काले नमक की पोषकता को बढ़ाने वाली। दवा की 3 खुराक में उनका पैरालिसिस ठीक हो गया। 3 खुराक, सवेरे एक खुराक दी, दोपहर को एक दी, शाम को एक खुराक दी, अगले दिन तो वो चलने लगे। जो पूरी तरह से बेड रिडन थे, बिस्तर पे थे, हाथ पैर बिल्कुल छूट गए थे, दिमाग और बॉडी का कनेक्शन टूट गया था, आवाज बिल्कुल चली गई थी, वॉइस पूरी तरह से लॉस हो गया था। सवेरे अगले दिन 3 खुराक सुबह दोपहर शाम की लेके अगले दिन सवेरे मैंने देखा कि वो अपने से घिसटते घिसटते बाथरूम जा रहे। और 3 खुराक के बाद चौथी दी नहीं मैंने, 2 दिन के बाद उनकी आवाज वापस आई
और 4-5 दिन में बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मल हुए। और 10 दिन के बाद जिसने भी उनको देखा वो यही कहता था, धर्मपाल जी मुझे नहीं लगता आपको कोई अटैक आया। जो भी देखे वो ये कि हमें नहीं लगता था कि कोई अटैक आया। माने इतनी नॉर्मल हो गई सारी कंडीशन। और जब उनकी बेटी उनको मिलने आई, वो जर्मनी में रहती है, तो वो खुद हैरान हो गई। फिर उसने पूछा क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, होम्योपैथी की एक दवा दी थी, वो दवा का एक ही काम है कि नमक से जो पोषकता चाहिए शरीर को वो नमक नहीं दे पाया, या नमक नहीं खाने से वो पोषकता नहीं थी शरीर में, वो दवा मैंने दे दी, 3 खुराक में चमत्कार कर दिया। ऐसे ही होता है। तो हम जब कहते हैं ना दवा का चमत्कार है, दवा का चमत्कार क्या है? कुछ खास नहीं है। आपके शरीर में जो पोषकता में कमी आई और उसके कारण से जो तकलीफ में आप फंस गए, वो पोषकता किसी तरह से दे दो। अगर उस समय में उनको नमक का पानी उबाल के दे देता तो भी वो ठीक हो जाता। मैं दवा नहीं देता, सेंधा नमक लेके, काला नमक लेके पानी में डालता, पानी को उबालता और वो 1-1 चम्मच पानी पिलाता तो भी ठीक हो जाते। लेकिन मुंह उनका खुलने की स्थिति में नहीं था, तो पानी जाए कैसे? इसलिए दवा देनी, नहीं तो वो वैसे भी ठीक हो जाए। तो ये उदाहरण मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप इसकी गंभीरता को समझ लें। अपने जीवन में जो एक बड़ी गलती हम कर रहे हैं, भूल कहना चाहिए उसको, गलती नहीं है, गलतियों का तो सुधारा होता है, भूल सुधरती नहीं। तो बड़ी भूल कर रहे हैं वो एक ही है, हमने नमक अपने घर में ले आया, आयोडीन युक्त टीवी का विज्ञापन देखते। रोज टीवी हमें उल्लू बना रहा है, आयोडीन युक्त नमक खाओ नहीं तो पागल हो जाओगे, घेंगा हो जाएगा। मैं देश में 12 साल से घूम रहा हूं, कोई एक पेशेंट मुझे मिले जिसने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया और उसको घेंगा हुआ हो, मिला नहीं आज तक। सरकार को बार बार मैं कहता हूं भाई मुझे दे दो, फोकट में ठीक करूंगा। जिनको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा हुआ ऐसे पेशेंट मुझे दे दो, मैं मेरे खर्चे से, मेरे पैसे से उनका ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक करूंगा। एक भी मरीज सरकार मुझे नहीं दे पाई। मैंने सरकार से लिस्ट मांगी कि दे दो मुझे एक सूची, किस किस गांव में कौन कौन आदमी है जिसको आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से घेंगा हुआ, आज तक सूची नहीं आई। हाँ, भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल, ये पहाड़ के कुछ राज्य हैं, वहां जरूर मैंने कुछ मरीज देखे हैं जिनको आयोडीन की कमी से घेंगे की समस्या है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात। 3 राज्य हैं और 3 राज्यों के नजदीक में कुछ हो सकते हैं। मैंने 3 राज्य मेरी आंखों से देखे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल। इन 3 राज्यों में पहाड़ पर, ऊंचाई पर रहने वाले कुछ लोगों में आयोडीन की कमी है शरीर में, तो उनको घेंगा है, वो समझ में आता है। लेकिन पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानों में रहने वाले किसी आदमी को ये कमी नहीं है, हो नहीं सकती। कारण जानते क्या? पहाड़ों की ऊंचाई पर जो वनस्पतियां पैदा होती हैं, जो सब्जियां पैदा होती हैं, जो दालें पैदा होती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन कम है। और मैदानों में जो सब्जियां और दालें पैदा होती हैं, उनमें प्राकृतिक रूप से आयोडीन भरपूर है। मैं आपको चेन्नई के बारे में कह सकता हूं। चेन्नई में आधा कटोरी दाल आप खा लो, पकी हुई दाल, सांभर के रूप में चाहे रसम के रूप में, आपके 1 दिन की आयोडीन जितनी चाहिए उतने में ही पूरी हो जाती है। आधा कटोरी दाल मात्र खाने से 1 दिन के आयोडीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है चेन्नई में। बेंगलोर में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। अगर पहाड़ में जाएंगे तो वहां थोड़ी जरूरतें नहीं हो पाती। तो मेरा सरकार को बार बार ये कहना है कि भाई पहाड़ों में अगर ये कमी ज्यादा है तो उनको खिलाओ आयोडीन युक्त नमक, हमको क्यों खिला दो जबरदस्ती? हम तो सभी दाल खाने वाले लोग हैं। आधी कटोरी दाल आप में से कौन है जो रोज नहीं, चाहे सुबह चाहे शाम, सभी खाते हैं। हम सब शाकाहारी हैं, बिना दाल के जिंदा नहीं रह सकते। तो हम सबको तो आयोडीन की कमी है नहीं, फिर जबरदस्ती हमको क्यों खिला रहे हो ये आयोडीन युक्त नमक? और अतिरिक्त आयोडीन जो शरीर में आया, ये क्या खुराफात करेगा कोई बताता नहीं।
आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन अगर शरीर में जमा हो तो इसकी सबसे पहली खुराफात है, ये आदमी को नपुंसक बनाता है। जिनके खून में जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाती है वो कभी भी बच्चा पैदा कर नहीं सकते। स्त्री हो या पुरुष दोनों ही नपुंसकता में जाते हैं अगर जरूरत से ज्यादा आयोडीन आ जाए। इतनी खतरनाक बीमारी जिस आयोडीन की अधिकता से आती हो वो पूरे देश में टीवी चैनलों पर कभी नहीं बताया जाता। आधी बात बताता है टीवी चैनल, आयोडीन युक्त नमक खाओ, लेकिन ये आधी बात और बताने की जरूरत है कि आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा आयोडीन है तो मत खाओ, नहीं तो नपुंसकता में चले जाओगे। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और इसी के चक्कर में मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों में हमारे देश में लोगों में नपुंसकता बढ़ रही है। शादी को 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। वो आते हैं, सिर पटकते हैं मेरे पास, क्या करें कैसे करें। उनको छोटा सा ज्ञान अगर कोई 10 साल पहले दे देता कि भैया आयोडीन युक्त नमक मत खाओ, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ, तो वो यहां तक पहुंचते नहीं। उनको शादी के पहले दूसरे साल में ही बच्चे हो जाते हैं। तो विषय की गंभीरता को आप समझिए कि हम कितनी बड़ी गलती में या भूल में फंस गए टीवी के विज्ञापन में फंसकर। और टीवी में विज्ञापन कौन कंपनियां कर रही हैं? वो कंपनियां जो 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचे। आप जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनाना 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि समुद्र का पानी फोकट का है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है। और उसके ऊपर पड़ने वाला सूरज का प्रकाश वो भी टैक्स फ्री है और कॉस्ट फ्री है। नमक बनाने में मशीन कोई लगती नहीं। आप जानते हैं समुद्र का पानी एक खेत में हम इकट्ठा करते हैं, सूरज की धूप उस पर गिरती है, पानी बाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। यही है ना, इसमें ना कोई मशीन लगती है, ना बिजली लगती है, ना बिजली ना मशीन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम है, 15 पैसे किलो का खर्चा आता है। अब ये 15 पैसे किलो का नमक आपके घर तक आते आते 7 रुपए किलो कैसे हो जाता है? ये उन लूटखोर कंपनियों का सारा तंत्र है सरकार के साथ मिलकर कि आपकी जेब में से पैसे खींच लें। जितनी कंपनियां नमक को आयोडीन युक्त करके बेच रही हैं या आयोडीन युक्त नमक वो सब लूट रही है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा लूट है, वो चाहे भारत की हो या विदेशी। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो, हिसाब लगाओ ना गणित का। 15 पैसे किलो की चीज 30 पैसे किलो अगर आप खरीदो तो मुनाफा 100% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 1000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 2000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 6 रुपए किलो खरीदो, मुनाफा 4000% हो गया। और 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो खरीदो, 5000% का मुनाफा आपकी जेब से निकाला जा रहा है नमक के नाम। और नमक की मजबूरी क्या है? ये एक ऐसी वस्तु है जो सबको चाहिए। कंजम्पशन बहुत अधिक है, लाखों करोड़ों टन में हम इस्तेमाल करते हैं हर साल। तो मुनाफा भी कितना होगा जरा सोचो। 1 किलो का मुनाफा 15 पैसे से 7 रुपए, तो करोड़ों टन, लाखों करोड़ों टन नमक हर साल बिक रहा है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कुछ लोग आपको उल्लू बना। तो मैं चाहता हूं आप इस लूट से भी बचो और इस नमक से भी बचो। एक तो नमक जो दे रहा है वो बीपी बढ़ाने वाला, तकलीफें पैदा करने वाला, शरीर में विकृतियां और दोष पैदा करने वाला, ऊपर से इतना महंगा, हमारे पैसे खींच कर ले जा। तो ये जो साजिशें चल रही हैं, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके, मुझे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र शायद इस देश के साथ हो रहा है कि सबको आयोडीन युक्त नमक खिलाते जाओ। 5 साल 10 साल 15 साल में सबकी आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाए, नपुंसकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो जाए, बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में, तो विदेशी आकर फिर कब्जा कर ले इस देश में।
अधिक जनसंख्या के, आपकी जनसंख्या घटती जाए और दूसरों की बढ़ती जाए। आपको सुन के हैरानी होगी, आयोडीन युक्त नमक भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका के खंड के 40 देशों में चल चुका है और वहां की सरकारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, बैन कर दिया। यूरोप के देशों में सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, इसने आयोडीन युक्त नमक शुरू किया। आयोडीन युक्त और एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, आप सुनते हैं ना टीवी में, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक है और आयोडीन युक्त भी है। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो क्या है? नमक में हमेशा नमी रहती है, नमी पानी के कारण रहती है। नमक की एक विशेषता है कि वो हर तरफ से पानी को खींचता है। सूखा हुआ नमक यहां खोल के रख दो, कल देखना वो सब गीला हो जाएगा। कहां से हो गया? वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको नमक खींचता है। अगर कोई नमक पानी को खींचेगा तो वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नहीं हो सकता, सूखा नहीं होगा। सूखा नहीं होगा होनी चाहिए वो ये कि नमक जो है पानी को खींचता है, उसका गुण धर्म है। खाली रख दो गीला हो जाएगा। अब ये पानी को खींचने का जो गुणधर्म है, इसके कारण नमक को जब पीसेंगे तो थोड़ी नमी रहने वाली है। यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने खुराफाती दिमाग लगाया कि ये नमक में नमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? अगर नमी है तो ये ऐसे करके किसी पे इसको छिड़क नहीं सकते, गुरुका नहीं जा सकता। यूरोप और अमेरिका की खासियत क्या है वो हमें जाननी चाहिए। उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधान करने के लिए ये तमाशा किया। वहां सब्जी कोई घर में बनाता नहीं है, दाल कोई पकाता नहीं है, सब्जी बनी बनाई डिब्बे में आती है। यह आप सभी जानते हैं। अमेरिका यूरोप के देशों में, कनाडा जैसे देशों में जो अपने को बहुत विकसित कहते हैं, वो ताजा बनी हुई सब्जी नहीं खाते क्योंकि सब्जी बनाना नहीं आता किसी को। कितने गरीब लोग हैं, सब्जी बनाना नहीं आता। हिंदुस्तान के घर घर में 10 साल के किसी भी बच्चे को जो काम आता है वो यूरोप के बड़े बड़े लोगों को नहीं आता। सब्जी बनाते कैसे हैं? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी दुनिया का ताम झाम करने वाले हेड्रोन कोलाइडर बनाने वालों को सब्जी बनाना नहीं आता। अच्छा, सब्जी बनाना आता क्यों नहीं है? कारण है कि सब्जी होती भी नहीं है। ज्यादातर देशों में सब्जी के नाम पे या तो बटाटा है, आलू और कांदा, बाकी कुछ है नहीं। तो सब्जी बनाने के नाम पे कुछ है नहीं, प्रकृति ने दिया भी नहीं है, उनको आता भी नहीं। तो सब्जियां वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, बना बना के पैकेट में बेचते हैं। अब सब्जी बनी हुई पैकेट में डाली जाएगी तो उसको सुरक्षित रखने का एक ही आधार है, नमक ना डाला जाए उसमें। नमक डल गया तो वो पैकेट बेकार हो जाए। तो बिना नमक की उबली हुई सब्जी पैकेट में बंद आती है यूरोप और अमेरिका में। जब वो खाने के लिए बैठते हैं, प्लेट पर निकालते हैं तो ऊपर से नमक डालते हैं। अब ऊपर से नमक डालना है तो उनको नमक ऐसा चाहिए जो फ्री फ्लो हो, चारों तरफ गिरे। और नमक की विशेषता है कि उसमें पानी रहेगा, थोड़ा मॉइस्चर रहेगा। तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उसके लिए बीसीओ केमिकल डाल दिए उसमें। अब वो नमक नहीं रहा, केमिकल का भंडार हो गया। कई तरह के रसायन उसमें डाल दिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ ये नमक चल पड़ा, उस नमक में से समस्याएं शुरू हो गई। आयोडीन युक्त किया और समस्याएं शुरू हो गई। जर्मनी में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता फैली। फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में बच्चों के पैदा होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगा। तो बड़ी खोजें हुई कि भाई ये क्या चक्कर हो गया, हमारे यहाँ अचानक से बच्चे पैदा कम होने लगे, क्यों? तब वैज्ञानिकों ने खोज के बनाया कि ये अतिरिक्त आयोडीन का कमाल है। तो धड़ाधड़ सरकारों ने उसको बैन किया कि नहीं चाहिए फिर हमको सादा नमक ही चाहिए। अब उन्होंने तो बंद कर दिया, ले देके हमारे ठोक दिया हिंदुस्तान के माथे पर। अब हिंदुस्तान के नेता तो सुभान अल्लाह
वो आपने एक पता नहीं हिंदी या उर्दू की कहावत सुनी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होता है। एक ही उल्लू बहुत होता है समाज को बर्बाद करने के लिए, और हमारे यहाँ उल्लुओं की फौज इकट्ठी होकर राजनीतिक पार्टी बना लेती है, फिर वही मंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उनको बहुत सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं, एक ही चीज से लेना देना, पैसा और कुर्सी। ये कुर्सी मिल गई तो अब इसको टिका के कैसे रखना है, अगली बार इसको बचा के कैसे रखना है, इसके लिए पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे लाने कहां से हैं, फिर खर्चा कैसे। तो चुनाव का सारा खेल ये है, पैसा बनाना, कुर्सी लाना, कुर्सी पे बैठना, फिर पैसे बनाना, फिर कुर्सी लाना। तो ऐसे नेता है, उनके ऊपर किसी ने कह दिया भाई बहुत अच्छा आयोडीन युक्त नमक भारत में लगा दो, तो लगा दिया हमारे नेता। और लगा ही नहीं दिया, कानून बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक खाएगा उसको जेल भेज दिया जाए। ऐसे मूर्खों के मूर्ख नेता हमारे देश में। कानून ने ऐसा भी बना दिया कि जो बिना आयोडीन का नमक बेचेगा दुकान में उसको भी जेल में डाल देंगे। इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोडीन युक्त नमक नहीं था, समुद्र के पानी का ही नमक नहीं था, आयोडीन युक्त नमक की तो बात ही छोड़ दो। और लोग ज्यादा स्वस्थ थे। जब से ये समुद्र के पानी का नमक आया, घरों में ज्यादा बीमारियां आई हैं। ऐसे हमारे नेता। अब इसमें घुस क्या गया सारा खेल कि जो नमक को 15 पैसे किलो से 7 रुपए 10 रुपए किलो बेचने वाली कंपनियां, उनको मुनाफे कमाने हैं। उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, भारत की भी कुछ देशी कंपनियां हैं, उनको अपना धंधा चलाना है। नेताओं को उसमें से थोड़ी घूस और रिश्वत देकर अपनी व्यवस्था को टिकाए रखना है। तो नेता और भ्रष्ट कंपनियों का गठजोड़, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कंपनी, भ्रष्ट अधिकारी ये बन गया, तो चला दिया पूरे देश में आयोडीन युक्त नमक। आपको सुन के हैरानी होगी, मेरे जैसे बहुत लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पे भी और अदालतों में। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे किए हुए और उनके फैसले भी आए हैं। एक इतना अच्छा फैसला आया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कि जबरदस्ती सरकार किसी को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिला सकती। किसी की इच्छा है तो खाए, नहीं है तो वो अपना दूसरा नमक खाए। तब से ये कंपल्शन हटाया उन्होंने, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। अभी थोड़े दिन में सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है इसी मामले में फैसला, क्योंकि एक मुकदमा वहां चल रहा है। तो फैसला आएगा तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सरकारें कितनी खतरनाक हैं आप जरा सोचिए, जिनको आप बना रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो सरकारें ही आपको खतरे में डालती। तो आपको तो मेरी एक ही छोटी सी विनती है, इतनी सब राम कहानी सुनाने के बाद घर का नमक बदलिए। ये कहानियां इसलिए सुनानी पड़ती है कि दिमाग बदलना आसान काम नहीं होता। एक रास्ते पे आदमी चल पड़े ना तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसको कई तरह से कन्विंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, जानकारियां देनी पड़ती है, तब जाके वो एक छोटा सा फैसला करता है, हाँ आज से मेरे घर में सेंधा नमक ही आएगा या काला नमक ही आएगा। तो आप तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना फैसला तो आप आज कर ही लो। और मेरी एक छोटी सी विनती है कि आपके पड़ोसी हैं, परिवार के मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी ये बोलना शुरू कर दो, भैया नमक लाना तो सेंधा लाना, काला लाना। अब आप कहेंगे थोड़ा महंगा है, तो जीवन से महंगा कोई सौदा नहीं। 10 रुपए किलो का अगर सेंधा नमक खाना पड़ता है मान लो, या 10 रुपए किलो का काला नमक खाना पड़ता है, और आप स्वस्थ हो जाते हैं, लाखों रुपए के आपके खर्चे बच जाते हैं, तो क्या बड़ा सौदा है। और सेंधा नमक महंगा एक ही कारण से हुआ, भारत का बंटवारा जो हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हमारे नमक के पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में चले गए, वरना ये सेंधा नमक तो सबसे सस्ता बिकता रहा। आप यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, आप याद करिए आपके जवानी के दिनों में शायद रुपए में 5-7 सेर या 10 सेर नमक बिकता होगा। मेरे दादाजी बताते हैं 5-7 पैसे किलो में मिल जाता था सेंधा नमक, काला नमक। ये महंगा तब से हुआ जब से पहाड़ पाकिस्तान के कब्जे में गए, हमारे हिस्से तो महंगा हो। और अभी महंगा और इसलिए है कि ये इंपोर्ट करके लाना पड़ता है।
पहले एक ही देश में मिलता था, अब दूसरे देश से लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा महंगा हुआ। तो थोड़ा महंगा है तो भी मैं मानता हूं आपके स्वास्थ्य की कीमत पर तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। आप उसको लाते जाइए घर में, सेंधा नमक लाइए, काला नमक लाइए। और फिर इस नियम में आप चाहें तो छूट ले सकते हैं कि दूध के साथ नमक की चीज भी लेनी पड़े तो सेंधा नमक और काले नमक की कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कल या परसों कहा था कि शाम को भोजन के तुरंत बाद दूध पिए, दोपहर को भोजन के तुरंत बाद लस्सी या मट्ठा पिए, और सवेरे भोजन के तुरंत बाद जूस पिए, फलों के रस पिए। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहा होगा कि अगर हम दूध पी रहे हैं तो नमक की चीज खा रहे हैं, आयुर्वेद तो मना करता है नमक और दूध का। तो ध्यान ये रखें कि जो वस्तुएं नमक की आप बनाएं वो सेंधा नमक और काले नमक की बनाएं, उसके साथ दूध पिए। दही, मट्ठा या छाछ या तक्रम जो ले रहे हैं वो सेंधा नमक और काला नमक डाल कर लें, ताकि जीव हिंसा भी ना हो और आपके शरीर के लिए भी अनुकूल हो। सब्जियां बनाएं सेंधा और काले नमक में, दालें पकाएं सेंधे और काले नमक में, फिर उसके साथ दूध भी लेना संभव है, दही में भी वो डाल के खाना संभव है। तो ये हमेशा से आपको